ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि क्लास 10 का कितना वेटेज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो टोटल 80 मार्क्स का होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 नंबर का आएगा। किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड के अंदर, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले साल 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। तो आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। और ये यहाँ पर जो सीबीएसई है, सीबीएसई के द्वारा जो सिलेबस रिलीज किया गया है वो ये है। तो सिलेबस को देखकर आप पूरी तरह से मतलब भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी कुछ लाइन्स लिखी हुई है। और कॉम्पिटेंसी बेस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे इसके बारे में भी आप नहीं पता कर सकते हो जब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर लो। तो पिछले साल के क्वेश्चन आपको सॉल्व जरूर करने चाहिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल है आज के एनसीईआरटी का। मैंने एक जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर दिया है। अभी यहाँ पर केवल हमारे कुछ एग्जाम्पल बचे हैं जिसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़े से फार्मूलाज बता देता हूँ, जो फार्मूलाज आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज नहीं पता है तो देखो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फार्मूला का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने आपको एक सेक्शन फार्मूला बताया था। सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला ये था कि मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सेक्शन फार्मूला था। कि हमारे पास एक अगर एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और इस स्ट्रेट लाइन के जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर x1 y1 दिए हुए हैं। और हमको एक पॉइंट P दे रहा हुआ है इस लाइन पर, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y ये हमको निकालने होते हैं। और बी पॉइंट जो दे रखा है वो एंड पॉइंट है इस लाइन का। और यहाँ पर हम इसको इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर करते हैं। और ये जो पी पॉइंट है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। तो फिर हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि जो एक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, जो एक्स का ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे इस फॉर्मूले से। कि आप नीचे लिखोगे एम प्लस एन, ऊपर भी एम प्लस एन, और इसके साथ में x2 लगा दोगे और इसके साथ में x1। फिर यहाँ पर आप बाई लिखोगे और नीचे लिखोगे आप एम प्लस एन, और इसके साथ में आप एम लगाओगे, और एम के साथ में वाई टू लगाओगे, और एन के साथ में आप वाई वन लगाओगे। तो ये फॉर्मूला था। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, जो मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, मिड पॉइंट फार्मूला। देखो ये जो मिड पॉइंट फार्मूला है ये कुछ नहीं है, ये सेक्शन फार्मूला ही है। लेकिन जैसे P यहाँ पर दो M और N रेशियो में डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर क्या है कि P किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये इसको मैं बी दे देता हूँ। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है इसको मैं x1 y1 दे देता हूँ, और ये जो पी पॉइंट है एकदम बीच में है, मिड पॉइंट है यहाँ पर पी। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट पी जो है इस लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। तो अब ये जो इसके जो कोऑर्डिनेट है x y दे देते हैं, और जो एंड पॉइंट है बी, बी के कोऑर्डिनेट को हम x2 और x2 y2 दे देते हैं। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कहता है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इक्वल टू y1 अपॉन y2 अपॉन। तो आप ऐसा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर ये कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये आगे नहीं बताऊंगा आपको, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करूंगा मैं आगे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार टाइम खराब होता है। अब देखो ये एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पर x1 y1, और यहाँ पर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे यहाँ पर x2 y2। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट P है। अब ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट आपको या तो दे रखे होंगे या आपको निकालने होंगे, जो भी कुछ पैसे तो यहाँ पर दे रखे होंगे। और आपसे रेशियो निकलवा रहा है कि ये जो पी पॉइंट है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप इसको k:1 का रेशियो लेट करके चलते हो कि भाई ये k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और फिर आप यही फॉर्मूला लगाते हो। तो ये वाला फॉर्मूला k+1, और k इसके साथ में आप x2 लिखोगे, और 1 मल्टीप्लाई 1 इसके साथ में आप ये लिखोगे। फिर y वाला जो कोऑर्डिनेट निकालोगे वो ऐसे निकाला जाता है। तो k+1, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप y2, और इसके साथ में y1। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। इस फॉर्मूले का जब भी यूज करना है आपको, जब रेशो निकालना हो, ठीक है। हाउ टू फाइंड रेशो, हाउ टू फाइंड रेशो, तभी आपको इसका के का यूज करना है। देखो उस फॉर्मूले से भी जो मैंने पीछे बताया सेक्शन फॉर्मूला ही है ये, और कुछ नहीं है।
तो लेकिन रेशो निकालने के लिए वो थोड़ा हमारा आसान हो जाता है, तो हम सबसे पहले इसमें जो लेट करते हैं वो रिक्वायर्ड रेशो को लेट किया जाता है। लेट रिक्वायर्ड रेशो, ये लाइन जरूर लिखी जाती है। k:1 ये लाइन जरूर लिखी जाती है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने ये जो कॉन्सेप्ट बताए यहाँ पे मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये एग्जांपल नंबर 6 है, तो एग्जांपल नंबर 6 के अंदर बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इनटू 3:1 इंटरनली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ऐसा, और यहाँ पर पॉइंट ए है। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं वो 4, -3, और एक बी पॉइंट है यहाँ पर। बी पॉइंट के यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8, 5। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, ये पी पॉइंट है। ये जो पी पॉइंट है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इनटू द रेशियो 3:1। 3 और 1 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। हमको ये जो पॉइंट पी है इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर एम का, देखो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, और ये कितना हो जाएगा x2 y2। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये m की वैल्यू हो जाएगी, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये n की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? ये फॉर्मूला देखो जरूर आप एग्जाम के अंदर लिखना, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो वो स्टेप मार्किंग का मतलब ये होता है कि आधा नंबर आपको फॉर्मूले का देगा वो। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको सारी चीज़ों का यूज करना चाहिए। तो m+n, m के साथ में यहाँ पर x2 लिखोगे, और n के साथ में यहाँ पर ये लिखोगे x1। और मैं यहाँ पर y का फॉर्मूला दोनों साथ साथ निकाल कर दिखा दूंगा आपको यहाँ पर। तो m और इसके साथ में y2 और n के साथ में y1। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो देखो कितना हो गया, m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, और n की वैल्यू है 1। तो कितना आ जाएगा? नीचे मैं सीधा डायरेक्ट करके लिख रहा हूँ, 3+1 4, और यहाँ पर लिखते हैं 3 × x2 कितना है यहाँ पर? x2 है यहाँ पर 8 प्लस का साइन, और n कितना है? n है यहाँ पर 1, और n यो x1 है, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर y का भी हैंड टू हैंड निकाल देता हूँ। तो m+n दोनों का सम, यानी 3+1 कितना आ जाएगा? 4, नीचे 4 आ जाएगा। देखो ये आप सब डायरेक्ट कर सकते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। या कभी आप सोच रहे हो कि 1000 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसमें बहुत महाभारत लिखनी है। अब आपको m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3 मल्टीप्लाई y2 कितना है यहाँ पर? 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 1। y1 कितना है यहाँ पर? y1 की वैल्यू है यहाँ पर -3। ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको करते हैं 8×3 = 24, और 4 × 1 दैट इज द 4/4। और यहाँ पर लिख देते हैं y = एग्जाम में ये सब कर सकते हो, एक साथ सॉल्व आप। 3×5 = 15, और कितना आ जाएगा? माइनस का यहाँ पर 3/4। तो कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 28/4, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई? 12/4। कैंसिल कर लो। तो ये कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 7, और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 4 की टेबल से 3 जा। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ गए पी पॉइंट के, वो कितने आ गए? आप यहाँ एक लाइन को बढ़ा देते हैं हम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, ये हमने लेट किए थे x, y। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 7, और y की वैल्यू कितनी है? 3। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एग्जाम्पल नंबर 7। इन वॉट डज रेशो 4 - 4, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो ये क्या कह रहा है, समझो। रेशो निकालना है यहाँ पर। तो रेशो निकालने का मतलब वही है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, और इस लाइन सेगमेंट का एक जो एंड पॉइंट है इसको हम ना ए दे दिया, और इसके जो ए दे दिया नहीं दे रखा है उसने, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो -6, 10 दे रखा है। और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट ये है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 3, -8। और यहाँ पर इसमें कहीं बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं हम सी, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, देखो इसने बोला ना इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट, ये पॉइंट जो है डिवाइड, अगर ये पॉइंट डिवाइड मतलब ये जो है पॉइंट, पॉइंट का मतलब हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए पॉइंट का मतलब हो गया पी, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं -4, 6। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब हमको रेशो निकालना है, तो सबसे पहले जब भी रेशो निकालना होता है तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट रिक्वायर्ड रेशो
तो रिक्वायर्ड रेशो कितना हो जाएगा, k:1। ठीक है, ये लाइन जरूर लिखनी है। इसका मतलब यहाँ पर m का रोल k प्ले कर रहा है और n का रोल 1 प्ले कर रहा है। अब हम p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो हम x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखोगे, देखो यहाँ पर आप क्या काम करोगे, यहाँ पर लिखोगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, k+1 और नीचे k+1 m, ये जो k है इसके साथ में आप क्या लगाओगे, x2, और 1 के साथ में मल्टीप्लाई में लगाओगे x1। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। ये वैल्यू ये हो जाएगी हमारी x1 y1, और ये हो जाएगा x y। मैं कभी कभी कॉमा भूल जाता हूँ बीच में लगाना या जल्दी जल्दी में, तो आप भी जो है आप लगा देना, नहीं होगा तो इतनी छोटी सी गलती पर एग्जामर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -4। k+1 ऐसे लिखा रहने दो। अब k की वैल्यू k मल्टीप्लाई x2 कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा यहाँ पर 3+1 मल्टीप्लाई। अब देखो ये सॉरी x1 लिखा हुआ है यहाँ पर, x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -6। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा। देखो ये जो मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये जो नीचे लिखा हुआ k+1, इसकी -4 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3k और माइनस का 6, और -4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -4k और -12 इक्वल टू 3k -6। तो कितना आ जाएगा, इस 3k को आप इधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये 3k इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू -4 है लेफ्ट हैंड साइड, इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास, -2, और इधर कितना आ जाएगा, इधर के मैंने बोल दिया यहाँ पर, -7k। तो माइनस से माइनस हटा दो, तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/7। अब देखो 2/7 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब आपको जो रेशियो आपने लेट किए थे वहां पर रखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे रेशियो इक्वल टू k:1। ये k:1 आपने जो है रेशियो लेट किए हैं, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी है, 2/7:1। अभी जो 7 होता है, इस 7 को यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर देना और नीचे से 7 हटा देना है। ठीक है, तो रेशियो कितने आ गए हमारे पास, 2:7। तो ये हमारे पास जो है इसका हाँ, ठीक है, तो हमारे पास रेशियो कितने आ गए, 2:1 हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर आप ना इसका भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स वाले कोऑर्डिनेट का यूज किया था, आप वाई वाले का भी यूज कर सकते हो। तो जैसे ये फॉर्मूला है वाई वाला, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सभी आंसर सेम आएगा, k+1। दोनों में दोनों लगाने की जरूरत नहीं है आपको, कभी आप सोच रहे हैं दोनों दोनों से करें, दोनों की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर एक किसी एक से ही निकाल लो। बस ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 6। ये दोनों नहीं करने, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, दोनों सॉल्व नहीं करनी, किसी एक ही उसको सॉल्व करना है आपको, या x से करो या y करो, जैसा आपकी मर्जी है। तो k की वैल्यू तो k ही है, और y2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, y2 की वैल्यू है -8 प्लस और 1। मैं बस आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि भाई ये कैसे आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। y1 कितना है यहाँ पर, y1 है 10। तो इसकी 6 की और k की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो k+1 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6k प्लस का 6, और यहाँ पर माइनस का 8k, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 10। तो अब हम क्या करते हैं, अ, इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, k को इधर ले आते हैं, तो ये प्लस का 8k हो जाएगा, और ये माइनस का इधर ले जाते हैं, मतलब -6 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा, 4, और यहाँ पर कितना आ गया, ये आ जाएगा 14k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 4/14, और 2 से कैंसिल कर लो, तो रेशियो कितना आ जाएगा, आपने रेशियो ये लेट किया था k:1, तो कितना आ गया, 2/7। फिर से वही वाली बात कि आंसर कितना आ जाएगा, 2:7, दिस इज द आंसर। तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है या कुछ है, आप आराम के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन। देखो ट्राई सेक्शन के बारे वाला क्वेश्चन आ गया, पॉइंट डिवाइडिंग थ्री इक्वल पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस। तो समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं।
इस लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है ए, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2, -2, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये, इसको ध्यान से करके जाना। और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर -7, ठीक है। अब वो कह रहा है ट्राई सेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो 3 इक्वल पार्ट में कब डिवाइड करोगे? 3 इक्वल पार्ट में, एक इसका मतलब एक पॉइंट आपका यहाँ होना चाहिए और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर होना चाहिए, क्यों? तभी तो ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का क्या मतलब होता है? ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि ये जो आप देख रहे हो ना, एपी, एपी इक्वल टू, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, एपी इक्वल टू, ट्राई सेक्शन का मतलब समझो जरा, एपी इक्वल टू पी क्यू और इक्वल टू क्यू बी। मतलब ये अगर ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो पी से क्यू तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और क्यू से बी तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हो? तो अब इसका मतलब ये बराबर हो गया। हम पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है इनको एक्स कोमा वाई कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो क्यू पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम इसको एक्स डैश वाई डैश कंसीडर कर सकते हो। आप ए बी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या लेना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जा रहा हूँ। तो जब पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जा रहा हूँ तो मैं इसके लिए एक अलग सा लाइन सेगमेंट बना देता हूँ। ठीक है, ये ए पॉइंट है। आप नहीं भी बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं पी पॉइंट लिख देता हूँ, और पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई हैं। अब क्यू पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर -7, 4। अब देखिए आपको करना क्या है। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो इसको दे दो, ये जो है इसको x1 y1। पहले यहाँ पर रेशो के बारे में सुनो। ठीक है, तो रेशो कितना आ जाएगा, मतलब ये जो एपी है, एपी को पी कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशो निकालने का तरीका, ये आपको रेशो अच्छे से पता होना चाहिए। एक एक नंबर में रेशो ही पूछ रहा है वो, एपी अपॉन पीबी। देखो, ए से लेकर पीवी, पीवी की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, हमने लेट कर लिया। आप 2 सेंटीमीटर भी लेट कर सकते हो, फिर उसी हिसाब से वो ऊपर नीचे कट जाता है। और ऊपर वाले डायग्राम में देखो, जैसे ए से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है, पी से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर क्यू से बी तक की। तो ए पी मैंने 1 सेंटीमीटर ऊपर लिख दिया, पी से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ क्यू भी था तो 1 + 1 2, तो नीचे कितना आ जाएगा 2। तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। यानी यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम की वैल्यू आ गई 1 और एन की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। तो इसको मैं अब x1 y1 और इसको दे देता हूँ मैं x2 y2। और m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर m आ जाएगा 1 और n की वैल्यू है कितनी यहाँ पर 2। ठीक है, अब मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ ये। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जा रहा हूँ। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप m + n वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो कितना आ जाएगा, m के साथ में x2 लगाया जाता है, प्लस n के साथ में क्या लगाया जाता है, x1। आप बाई के भी हैंड टू हैंड निकाल सकते हो। लो, मैं हैंड टू हैंड निकाल कर आपको यहाँ पर इधर इधर दिखा देता हूँ। तो m y2 और n y1। अब आपको करना क्या है, वैल्यू रखो। तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 और n की वैल्यू कितनी है 2। तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। अब 1 मल्टीप्लाई x2, x2 कितना है यहाँ पर -7, प्लस -7 लिखा हुआ है ये। और n कितना है, n की वैल्यू है यहाँ पर 2, 2 मल्टीप्लाई x1, x1 कितना है यहाँ पर 2। ठीक है, अब y वाले में चलते हैं हम। तो नीचे कितना लिख दो 3, क्योंकि 1 + 3, और m की वैल्यू है यहाँ पर 1। अब y2 लिखते हैं, या y2 कितना है यहाँ पर 4, प्लस ये y2 लिखा हुआ है। और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई y1 कितना है यहाँ पर देखो -2 है, -2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 और 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा 4। और देखो ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, तो y का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 0 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू ऊपर आ जाएगा -3, कैंसिल कर दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, और y का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 0। तो फिर क्या लिखोगे, अब लिख दो कि ऐसे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ p। थोड़ा सा स्टेटमेंट फ्रेम कर देना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। हमने क्या लिया था, x डैश y, सॉरी x कॉमा y लिया था। x की वैल्यू कितनी आ गई -1 और y की वैल्यू कितनी यहाँ पर 0। तो हमारे पास एक आंसर ये आ गया। अब दूसरा आंसर निकालते हैं। तो दूसरा आंसर क्या है, दूसरे आंसर में उसने बोला है यहाँ पर क्यू पॉइंट निकालना है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट पेज में फिर से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ये एक लाइन सेगमेंट हो गया।
और यहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर 2, -2, और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे माइनस के 7, 4, और यहाँ पर कहीं क्यू पॉइंट है ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स डैश वाई डैश कंसीडर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको x1 y1 और x2 y2, अब रेशो कहाँ से लाएं, रेशो निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे, देखो समझो, अब हमको ये निकालना है कि ये जो लाइन ए बी है, टोटल ए बी, ये क्यू पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो आप लिखोगे ए क्यू अपॉन क्यू बी। देखो ए से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस, पीछे देखो यहाँ पर ए से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस कितनी थी, मैंने बोला था ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस 1 है, ये भी 1, ये भी 1, तो ए से क्यू तक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1+1। और क्यू से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्यू से बी तक की डिस्टेंस हो जाएगी 1। तो रेशो कितना आ जाएंगे, देखो रेशो बदल बदल जाएंगे अब यहाँ पर, तो कितना आ गया, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1, तो रेशो कितना आ गया, 2:1। तो ये जो रेशो आ गया हमारे पास 2 और 1, तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई 2, और n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1। अब हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और फॉर्मूला आप जो है डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। पहले x का मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो x के नीचे m+n, और यहाँ पर m, इसके साथ में x2 और n और x1, तो कितना आ जाएगा, m+n, m+n का मतलब हो गया 2+1 दैट इज द 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x2, देखो x2 कितना है यहाँ पर -7, ठीक है, प्लस, और n की वैल्यू है यहाँ पर 1, और x1 कितना है यहाँ पर 2, तो हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, -14, ये -14 आ गया, और +2, और नीचे कितना आ जाएगा ये, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा -12 और 3, 3 से कैंसिल कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है y का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, सॉरी ये डैश लगाओ यहाँ पर, क्योंकि हमने जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x डैश बाई डैश लिया है, तो इनको बाई x डैश बाई डैश लेना है। तो फॉर्मूले में तो वही mn चलेगा, और यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ लगाओगे m, और इसके साथ में लगाओगे y, यहाँ लगाओगे n, और इसके साथ में लगाओगे y1, तो कितना आ जाएगा, 2+1, नीचे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि m का रोल यहाँ पर 2 प्ले कर रहा है, और y1 y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा यहाँ पर 4, प्लस n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, और y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा यहाँ पर -2, तो कितना आ जाएगा, नीचे तो 3 आ गया, 8 -2, तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 3, कैंसिल कर दो, तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, y डैश की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। तो हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ गए। अभी हम लिख देते हैं इसको थोड़ा स्टेटमेंट फ्रेम कर कर, तो ऐसे लिख देते हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है आपके अगर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, ठीक है, इक्वल टू, आपने क्या कंसीडर किया था, एक्स डैश बाई डैश, और एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, -4, बाई डैश की वैल्यू कितनी है 2, तो दिस इज द आंसर। आप समझ रहे हो, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशो। अब ये भी रेशो वाला क्वेश्चन है। अब देखो समझो जरा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पर आपको जरा थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखो, अभी आपको करना क्या है कि जैसा आपके पास कार्टेशियन है, आपने प्लेन पढ़ा ही है, इसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, और ये जो होता है हमारा बाई एक्सेस होता है। तो ये जो लेटी लेटी लाइन है, इसको बोलते हैं हम ऑन एक्स एक्सेस, और ऑन एक्सेस पर बाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर ऑन, ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर ऑन, ये जो सीधी लाइन है, अगर आप इस पर कोई पॉइंट ए लेना चाहते हो, तो इस पर क्या पॉइंट लोगे, x, 0। तो ये जो बाई का कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो ना, ये 0 है। ठीक है, ये 0 है, ये हमेशा 0 रहता है इस वाली लाइन पर, तो ऑन ऐसे लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस y = 0। तो फिर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑन द एक्सिस कितने होंगे, ऐसे लिखेंगे, ये बहुत जरूरी है आपको सीखना, कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट ऑन एक्सिस कितने हो जाएंगे, x, 0। ठीक है, सेम एज, अब हम चलते हैं बी पर, सॉरी बाई पर। तो देखो बाई पर हमने कोई पॉइंट लिए, यहाँ पर हमने बोल दिया बी, तो इसके जो पॉइंट्स हमेशा क्या कंसीडर करते हो, ऑन बाई एक्सिस पर बाई का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 2 3, लेकिन जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, तो ये आ जाएगा ये। तो हमेशा आपको क्या लिखना है, ऑन, ये अच्छे से पता होना चाहिए, ये नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऑन बाई एक्सिस इक्वल, ऑन बाई एक्सिस पर
x की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मुझको बाई एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट लेट करने हो, कोऑर्डिनेट्स ऑन बाई एक्सिस, तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 0, y। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए पॉइंट, अदरवाइज आपको जो क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, ये कार्टेशियन प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है, बाई एक्सिस डिवाइड द, देखो की पॉइंट क्या है यहाँ पर, बाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, फाइंड ऑल्सो द इंटरसेक्शन। चलो ठीक है, इंटरसेक्शन के हमको पॉइंट्स भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन का हम पॉइंट ए दे देते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -6 है, और ये जो पॉइंट बी है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है -1, -4 है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने बोला है कि कोई ये जो लाइन है ये बाई एक्सिस को कट कर रही है, मतलब समझो कि हमारे पास कोई ऐसा ये कार्टेशियन प्लेन है और इसमें कहीं पर कहीं भी हो सकते हैं वो पॉइंट, जैसे यहाँ पर हो गया 5, -6, और यहाँ पर हो जाएगा ये ऐसा है कुछ -1, -4, ऐसा कुछ है। तो ये ऐसा इन दोनों को एक कोई लाइन मिला दो ऐसा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, आपने ये जो लाइन बनाई ये बाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, इस वाले पॉइंट को। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। अब माइनस नहीं लगाना आपको, आप यहाँ क्योंकि माइनस में कट कर रही है तो आपको यहाँ पर माइनस नहीं लगाना, आपको यही कोऑर्डिनेट, अब ऑटोमेटिकली वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो ऑन बाई एक्सिस पर ये कट कर रही है, तो बाई एक्स के जो कोऑर्डिनेट है हम वहाँ पर उसको लेट कर लेंगे। डायग्राम अगर आप बनाते हो तो हम काफ़ी सारी लैंग्वेज लिखने से बच जाओगे। तो मैंने यहाँ पर पी पॉइंट ले लिया, ये पी पॉइंट लिया है यहाँ पर, और पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने लिए हैं, 0, y। अब ये समझ में आया आपने 0, y क्यों लिए हैं? क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है ये बाई एक्सिस पर कट हो रहा है। तो बाई एक्सिस पर जब ये कट हो रहा है तो मतलब जो बाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है, ये वाले कोऑर्डिनेट, जो इसके कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे, x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू y रहती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेशो निकालना है हमको। तो हम पहले तो रेशो लेट करेंगे, लेट रिक्वायर्ड रेशो इक्वल टू k:1, मतलब ये हमारे पास k हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो अब हम यहाँ पर इसको दे देते हैं x1, y1, और ये हो जाएगा x2, y2। m का मतलब हम यहाँ पर m कुछ नहीं देना, आपको रेशो निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो कि किसका कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ पर x वाला कोऑर्डिनेट 0 है, तो आपको x की वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। ठीक है, जो भी 0 होता है उसी का फॉर्मूला लगाओगे। तो अब हालांकि y वाला भी लगाना है हमको, कोऑर्डिनेट दिखाने भी है उसके। तो x इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर, x इक्वल टू फॉर्मूला k+1, जब भी रेशो निकालनी ये वाला लगाना है आपको, k मल्टीप्लाई x2, 1 मल्टीप्लाई x1। तो यहाँ पर ये जो x है, x की वैल्यू कितनी, 0, 0 लिखो, और k+1, के की तो वैल्यू ऐसी रहने दो। x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा यहाँ पर -+1, 1 +1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो कितना आ गया हमारे पास, 0, नीचे k+1, और ऊपर आ जाएगा माइनस का k और प्लस का 5। अब देखो ये जो k+1 है नीचे वाला, जब इसकी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का k प्लस 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5। ठीक है, अब हमारे पास रेशो निकल गया हमारा। तो रेशो कितना आ गया हमारा, रेशो, तो रेशो कितना है, k:1, k की वैल्यू आ गई 5। देखो यहाँ पर फ्रैक्शन मनी आया, तो फ्रैक्शन मनी आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, रेशो तो हमारे पास निकल गया, रेशो आ गया हमारा 5:1। लेकिन अभी हमको इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको जो है फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बाई का। ठीक है, बाई की जैसी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ रख देंगे, हम हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जो बाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट कंप्लीट करने के लिए आपको वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे वाई प्लस एन, सॉरी m+n, और नीचे क्या लिखो, सॉरी ये हम के रेशो वाली बात हो रहे हैं तो यहाँ पर हम के का फॉर्मूला लगाएंगे, k+1, और यहाँ पर ये दूसरा ही पेन ले लेता हूँ, पर वाइट कलर आ रहा है तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो y इक्वल टू नीचे लोगे k+1, ऊपर k मल्टीप्लाई y2 प्लस
1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू तो हमको नहीं पता है, y तो y है, k का पता है हमको 5 है, तो लिख देते हैं हम। अब ये k की जो वैल्यू हमने निकाली उसको यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो 5 मल्टीप्लाई y2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो y2 हो जाएगा -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई तो y1 कितना है यहाँ पर, y1 है -6, तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -20 और नीचे -20 तो ये आया और -6 ये आ गया और ये 6 आ गया, तो कितना आ जाएगा -26/6। अब आप जो है 2 की टेबल से कैंसिल करो, तो 2 की टेबल से ये 13 और नीचे वाला 3 टाइम, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -13/3। तो अब हमको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं उसके, तो हम लिख देते हैं P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, तो ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 ही है, y की वैल्यू कितनी आ गई, -13/3। तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो ये दोनों आंसर दो, मतलब एक पूरा जो क्वेश्चन था वो तीन 2 नंबर का है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो 2025 के। अब ये हमारे पास यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये है हमारे पास पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर। देखो ये अगर आपके पास पैरेललोग्राम दे रखा है ऐसा, तो पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी समझनी चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो कैसी होती है, इक्वल एंड पैरेलल। यहाँ पर पैरेलल का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इक्वल का ही है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके डायगनल्स का। ये जो पैरेललोग्राम होते हैं इनके जो डायगोनल होते हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमेशा मिड पॉइंट होता है। इस वाले डायगोनल का, ये जो डायगोनल है, मैं अगर मैं नाम दूं इसको ए बी सी डी, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ए सी का जो पी पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट है, और ये जो बी डी है, बी डी का जो पॉइंट पी है ये भी मिड पॉइंट है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं और दोनों के ऑर्डिनेट्स को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं और अब्सिसा को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। वहां से पी या क्यू जो भी वैल्यू होती है वो निकल जाती है। इवन आप इसको डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन बात वही है कि डिस्टेंस फार्मूला से आप इसको करोगे तो फिर वो नाक में दम, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मतलब जिन बच्चों का हाथ बहुत तेज चलता है मैथमेटिक्स में तो वो तो कवर कर सकते हैं इनको, लेकिन जो बच्चे स्लो लर्नर हैं तो उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि उनको ये करना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूले से भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूले में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बार बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर मैं एक जो है ये बना देता हूँ, पैरेललोग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर। तो पैरेललोग्राम थोड़ा सा ठीक नहीं बनेगा, बन तो गया वैसा ठीक ही। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट दे देता हूँ मैं। देखो सीक्वेंस आपको देना, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर 6,1 और ये जो पॉइंट बी है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर 8,2। अगर आपने सीक्वेंस से नहीं दिया तो आपका आंसर हो सकता है गलत आ जाए, ठीक है। ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 9,4, और ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर दे रखे हैं P,3। ये हमको दे रखा है और क्या बोला है उसने, वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम और ये आर द टेकन ऑर्डर, ठीक है। उसने बोला भी ऑर्डर में ले लिया, फाइंड द पी निकालना है। तो देखो मैं इसके डायगोनल को मिलाता हूँ, ठीक है। अब डायगोनल मिलाऊंगा, जैसे मैंने ए को सी से मिलाया और यहाँ से बी को डी से मिलाया, तो मेरे पास ये जो पॉइंट पी मिला, इस पी पॉइंट के वैसे कोऑर्डिनेट मैं दे देता हूँ, जरूरी है x, y, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक तो 2-3 लाइन लिख देता हूँ, ऐसे लिखूंगा कि थोड़ा पता लग जाएगा एग्जामर को कि भाई ये क्या चीज करना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर पी जो है मिड पॉइंट है ऑफ ए सी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये जो लाइन ए सी है इसका भी मिड पॉइंट है और बी डी का भी है, एज एज वेल एज बी डी, ठीक है। तो ये दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस एक्स वन, सॉरी x1 प्लस x2/2। अब यहाँ पर वैल्यू देखो, मैं एस ए सी के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x1 y1 और ये आ जाएगा x2 y2। तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 और x2 की वैल्यू कितनी है 9/2। तो कितना आ जाएगा ऊपर, ऊपर आ जाएगा 15/2। तो यहाँ पर मेरा x निकल चुका है, y निकालता हूँ। तो y की वैल्यू कैसे निकालूंगा,
y1 अपॉन y2 अपॉन 2। तो y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? y1 की वैल्यू है मेरे यहाँ पर 1, और y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? y2 की वैल्यू है यहाँ पर y2 की वैल्यू है 8। ओके, तो कितना आ गया? 9/2। अब इनको चाहे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अभी मैंने एक साइड से मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, अब मैं दूसरी साइड से मिड पॉइंट फार्मूला लगाने के लिए जा रहा हूँ, मतलब दो दूसरे डायगोनल के बीच में भी लगाने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है वो बीडी के बीच में लगाने के लिए जा रहा हूँ। तो बीडी के बीच में जब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं इसको x1 y1 दे देता हूँ, और इसको x2 y2। ठीक है, तो मैंने यहाँ से x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये फॉर्मूला लगाया। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 8, और x2 की वैल्यू यहाँ पर है p अपॉन 2। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? y की वैल्यू है यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, आपको जरूर रखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो y1 कितना आ गया यहाँ पर? y1 आ जाएगा, देखो मैं पहले bd के बीच में लगा रहा हूँ, ac के बीच में लगा चुका हूँ, तो bd के बीच में अब अप्लाई कर रहा हूँ। तो y1 कितना है यहाँ पर? 2, और y2 कितना आ जाएगा यहाँ पर? y2 आ जाएगा 3/2। तो ये कितना आ गया? 5/2। अब आपको करना क्या है, ये भी अब्सीसा की वैल्यू है और ये भी अब्सीसा की वैल्यू है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो और इसको 4 दे दो। तो देखो, y से तो कोई लेना देना है नहीं हमको। ठीक है, y का जो यहाँ पर y की तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी? ये जो दोनों है इक्वेशन नंबर 1 और 3, इनको एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 इम्प्लाई दैट, क्योंकि देखो इधर से भी आपने जो वैल्यू निकाली थी x की, वो भी x की वैल्यू आई थी, मतलब अब्सीसा की इधर से जो वैल्यू निकाली वो भी अब्सीसा की वैल्यू आई, और एक दूसरे के इक्वल कर दिया। एक दूसरे के इक्वल क्यों करा? इस लाइन का जो आंसर है वो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो P पॉइंट है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, तो इसलिए हम एक दूसरे के इक्वल कर रहे हैं। तो मतलब 15/2 इक्वल टू 8 प्लस P/2, 2 से 2 हटा दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 माइनस का 8 अपॉन इक्वल टू पी, तो कितना आ जाएगा? 7। ये सी आ गया, पी की वैल्यू कितनी आ गई? सी। तो अब हम क्या पूछा था उसने? पी डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अगर पूछा जाए तो, वैसे पूछा तो नहीं है लेकिन फिर भी आप जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट्स कभी कभी पूछ लेता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डी पॉइंट के कितने हैं यहाँ पर? p,3। पी की वैल्यू रख दो यहाँ पर 7,3। दिस इज द आंसर। आंसर तो ऊपर ही आ गया, पी की वैल्यू निकालनी थी हमको। तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई ये कोई मुश्किल था या था, आसान था। एक बुक में अलग अलग निकाल कर रखा है, तो आपको अलग अलग करने की जरूरत है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई ये कोई मैं अलग से कुछ चीज बता रहा हूँ, ये सिंप्लीफाइड करके मैं बता देता हूँ। आपको जहाँ से जो भी अच्छा लगे आप वहां से कर सकते हो। तो मतलब लगभग नहीं, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ये एनसीईआरटी का कंप्लीट करा दिया। अब मैं जो प्राइवेट बुक्स होती हैं जो मतलब जैसे आर डी शर्मा हो गया, अग्रवाल हो गया, उनके कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन लाऊंगा। कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा के, मतलब आपको सारी चीजें सॉल्व करा दूंगा मैं, आपको जितना भी है। बोर्ड की मैंने सीरीज चलाई रखी है 2025 के, जिससे आपको ये पता लगता चला जाए कि भाई बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब तक अगर आपको ये आइडिया नहीं लगता कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई थिंक मुझको लगता है कि ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि एंटायरली आप एनसीईआरटी पर डिपेंड होकर जाओगे। आई थिंक इससे आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है अपने मार्क्स का। तो ये जो हम लेक्चर है इसको यहीं समाप्त करते हैं, और मैं बार बार बोलता रहता हूँ, और मेरे जितने भी पीपीटी या पीडीएफ होते हैं वो उन सब वो सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और 2-3 दिन से तो मैंने अपलोड नहीं करे, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में, हो सकता है आज ही कर दूं। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।